समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, और इस तरीके से सभी भारतीयों को एक ही कानून के दायरे के अंतर्गत लाने के लिए विभिन्न राज्यों के द्वारा इसे लागू किया जा रहा है। समान नागरिक संहिता क्या है, और मध्य प्रदेश सरकार ने भी इसे अपना लिया है, और इस तरीके से मध्य प्रदेश चौथा ऐसा राज्य बन गया है जो इस कानून को अपने राज्य में लागू करने वाला है। सबसे पहले उत्तराखंड ने इसे लागू किया, फिर गुजरात, फिर असम, और अब मध्य प्रदेश इस सामान्य नागरिक संहिता को लागू करेगा। आखिर ये कानून क्या है, किस बात को लेकर ये लाया गया है और क्यों इसका विरोध किया जा रहा है? क्या इससे भारत में असमानता पैदा होगी? अगर ये कानून है तो क्या सब पे समान रूप से लागू होगा? तो चलिए आज हम इसी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि क्या है यूसीसी। अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में अब जो है इसे लागू कर दिया गया है, लेकिन इसके पहले हमें इसको जानने का प्रयास करना है कि आखिर ये कानून है क्या और कैसे इसे लागू किया गया। तो समान नागरिकता संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है और किस तरीके से इसे जो है वो लागू किया जाएगा? तो मुख्य रूप से ये सभी धर्मों, जातियों, समुदाय के लोगों के लिए है। यानी कि याद रखिएगा कि जितने भी धर्म हैं, जितनी भी जातियां हैं, जितने भी समुदाय हैं, याद रखना कोई अछूता नहीं रहेगा। सभी लोगों के लिए एक समान नियम लाने के लिए लाया गया है यूसीसी बिल यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। और इसके तहत किस किस पर यह लागू होगा? यह विवाह पर लागू होगा, यह तलाक पर लागू होगा, यह संपत्ति के बंटवारे पर लागू होगा, गोद लेने पर लागू होगा और विरासत जैसी सामाजिक मामलों पर भी लागू होगा। यानी यूसीसी के तहत इन सभी मुद्दों पर समान रूप से सभी को समान अधिकार दिया जाएगा। और यूसीसी बिल के जब मुख्य प्रावधानों की अगर बात करते हैं तो आखिर ऐसे कौन कौन से प्रावधान हैं जो इसके लिए लाए गए हैं और ये कानून वर्तमान में किस तरीके से भारत के लिए महत्वपूर्ण होगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इस समय समान अधिकारों की, तो मुख्य रूप से सभी को समान अधिकार देने की बात करता है। ये समान अधिकार देने की बात का मतलब है कि जितने भी धर्म हैं, जितने भी समुदाय हैं, उनकी अगर शादी और तलाक के जो नियम हैं अब वो नियम एक समान होंगे। चाहे किसी भी धर्म में, किसी भी समुदाय ने अपने धर्म में विवाह और तलाक के नियम अलग तरीके से बनाए रखे होंगे तो अब वो अलग तरीका नहीं चलेगा। यूसीसी के तहत जो नियम बनाए जाएंगे, अब विवाह जो है वो भी उसी तरीके से और तलाक भी उसी तरीके से होगा। दूसरी चीज, बहु विवाह पर रोक लगेगी, यानी एक से ज्यादा शादियां करने पर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी। ऐसा नहीं कि एक तरीके से दो दो विवाह कर लो। पता लगे हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने की थी 500 शादियां तो हम भी 500 शादियां कर लें, तो ऐसा नहीं होगा। 500 ब्याह नहीं कर लेना है, एक ही शादी होगी और एक ही के साथ रहना होगा। और जल्दी जल्दी कानून लाया जा रहा है कि अगर आप अपनी पत्नी के रहते हुए अगर किसी दूसरी के साथ रहते हैं तो सरकार इस पर भी कानून लाने वाली है जल्दी। और अगर ऐसा पता चलता है कि आप अपनी पत्नी के अलावा किसी दूसरे के साथ भी रह रहे हैं तो इस पर भी कानून लागू होगा। लेकिन अभी ये प्रोसेस में है। अभी सिंपल सी बात है, शादियां करने पर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी। लिव इन रिलेशनशिप, बहुत रह रहे हैं लोग लिव इन में, और इस तरह लिव इन में रहने वाले जोड़ों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और ये बताना होगा कि भैया वो किसके साथ रह रही हैं। और अगर बिना रजिस्ट्रेशन के रहते हुए पाए गए, और यानी कि लिव इन में अगर बिना रजिस्ट्रेशन के प्रमाण पत्र के अगर वो किसी मकान में, फ्लैट में रहते हुए पाए गए तो इस पर कार्रवाई और जुर्माना दोनों का प्रावधान रखा गया है। संपत्ति के अधिकार की बात की जाए तो बेटे और बेटियों को संपत्ति में समान अधिकार दिया जाएगा। भैया दामाद ही ऐसे आ गए हैं कि समान अधिकार देना ही पड़ेगा, तो बेटे और बेटियों को समान अधिकार मिलेगा। धार्मिक प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, यानी ऐसी प्रथाएं जो कि इन जो मैंने स्टार्टिंग में विवाह, तलाक, गोद लेने, इन सब के बारे में बताया था, जिसमें निकाह, अलाला और इद्दत जैसी कुछ प्रथाएं शामिल होती हैं, तो ऐसे पे
धार्मिक प्रथाओं पर रोक लगाई जाएगी। तो मुख्य रूप से समान नागरिक संहिता कानून के एक ऐसे चरण को बताती है जो महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करता है। सिंपल सी अगर बात की जाए तो ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए लाया गया एक बहुत बड़ा कानून है। और इस तरीके से अब निकाह हलाला और इद्दत क्या होती है इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। निकाह हलाला का मतलब है कि कोई पति अपनी पत्नी को 3 तलाक देता है और बाद में उसको लगता है कि सॉरी गलती हो गई है, मुंह से निकल गया था 3 तलाक, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे वापस निकाह करना चाहता हूं, मतलब वापस से तुम्हें अपनाना चाहता हूं। तो बाद में उसी महिला से दोबारा निकाह करने की बात करता है वो। अगर ऐसा करता है तो शरीयत कहता है, शरीयत मतलब कुरान की रूढ़िवादी व्याख्या है और तरीकत कुरान की जो है एक उदारवादी व्याख्या है। तो तरीकत जो है वो उदारवादी होती है और शरीयत जो होती है वो रूढ़िवादी होती है, कुरान की व्याख्या। इसमें महिला को पहले किसी अन्य पुरुष से शादी करनी होगी और शादी करने के बाद उससे तलाक लेना होगा, तब जाके वो अपने पहले पति से विवाह कर पाएगी, निकाह कर पाएगी। ये निकाह हलाला है। बेसिकली तलाक लेने के बाद उसे दूसरे गैर मर्द से निकाह करना होगा, कुछ समय उसके साथ रहना होगा और रहने के बाद उसे तलाक देके वापस से अपने पुराने सोहर से निकाह करना होगा। बहुत पेचीदा है, इस तरीके से निकाह हलाला होता है। लेकिन इद्दत की बात करते हैं हम। इद्दत क्या है? अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि है। अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि क्या है? मान लो किसी महिला के पति के द्वारा जो उससे विवाह करके आई है, यानी कि एक मुस्लिम महिला का एक वैवाहिक संबंध है और वो समाप्त होने के कगार पर आ चुका है, चाहे पत्नी को पति ने तलाक दे दिया हो या पति की मृत्यु हो गई, दो ही कंडीशन से होगा, या तो वो तलाक दे दे या वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए। लेकिन ऐसी कंडीशन में एक निश्चित समय और एक निश्चित प्रतीक्षा उस महिला को करनी होगी और वो क्या होगा? एक निर्दिष्ट समय सीमा को ही इद्दत कहा जाता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति या महिला की पति की मृत्यु हो जाए या पति तलाक दे दे तो कुछ समय तक वो विवाह नहीं कर सकती है और जो वो कुछ समय होता है वही इद्दत कहलाता है। अब ये इद्दत क्या है? तलाक या पति की मृत्यु के बाद मुस्लिम महिलाओं के पुनर्विवाह के पहले जो समय गुजरता है उसे इद्दत कहा जाता है। अब इस इद्दत में क्या होता है? मुस्लिम पर्सन लॉ यानी कि शरीयत ये कहता है कि इद्दत की अवधि इस बात पर निर्भर करती है कि विवाह का अंत किस प्रकार से हुआ। क्या तलाक होने से हुआ? अगर तलाक होने से हुआ है और अगर महिला गर्भवती नहीं है तो महिला को 3 मासिक चक्र अपने सर्कल यानी कि 3 महीने तक उसे प्रतीक्षा करनी होगी। कहीं भैया पता लगे निकाह कर लिया और वो सर्कल नहीं आए और वो पता लगे प्रेग्नेंट है तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए 3 महीना निकलना चाहिए उसके सर्कल के। दूसरा, अगर पति की मृत्यु हो गई है तो पति के निधन हो जाने पर महिला को इद्दत की अवधि 4 महीने 10 दिन तक होती है। तो इद्दत की महीना जो होता है वो 4 महीने 10 दिन का होता है, ठीक है ना। और 3 महीने का ये सर्कुलर सिस्टम आता है जो कि गर्भवती महिला नहीं है इसकी जांच करने के लिए आता है। और गर्भावस्था की स्थिति में यदि महिला गर्भवती है, चाहे तलाक हुआ हो या पति की मृत्यु हो, तो इद्दत की अवधि में बच्चे का जन्म तक ये चलती है कि जब तक बच्चे का जन्म ना हो जाए तब तक ऐसा नहीं होगा। और इस तरह यूसीसी 9 लाख प्राप्त सुझाव हुए हैं जिसमें 90% से अधिक नागरिकों ने यूसीसी का समर्थन कर दिया है, यानी कि इसे महिलाओं की सुरक्षा से जोड़ा जा रहा है। और इसे ही देखते मध्य प्रदेश सरकार ने भी इसे लागू करने की बात कह दी है और इस तरह मध्य प्रदेश विधानसभा में यूसीसी बिल पास होगा। मध्य प्रदेश विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दे दी है और इस तरह उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद इसे पारित करने वाला मध्य प्रदेश चौथा राज्य बन गया है। और इस तरह जब इसे विधानसभा में पारित किया जा रहा था तो विपक्ष पर निशाना बनाते हुए सीएम मोहन यादव जी ने कहा कि विपक्ष के लोग इस महत्वपूर्ण विषय पर दोहरा रवैया ना अपनाएं, दुनिया देख रही है, ये स्वयं लज्जित होंगे क्योंकि माता बहनें उन्हें माफ नहीं करेंगी, क्योंकि ये सुरक्षा का मुद्दा है। कांग्रेस विधायकों ने भी बोला चंदा चोरों गद्दी छोड़ो, सिंपल सा कटाक्ष चल रहा है उनका भी। लेकिन लिव इन रिलेशन का रजिस्ट्रेशन कराना भैया बहुत जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं करने पर जो है
वो जुर्माना लग सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस धरती पर सर अब एक ही विवाह होगा, एक से अधिक विवाह होने पर वो व्यक्ति जेल जाएगा, और नागरिक कानून जो है वो लागू हो जाने के बाद अब जीवन साथी से दोबारा शादी करने के लिए निकाह हलाला जैसी पद्धति और इद्दत जैसी पद्धतियों का अब सामना महिलाओं को नहीं करना होगा। अब कोई शर्तें नहीं होंगी, और अगर कोई ऐसी शर्तें उनसे मनवाता है तो वह दंडनीय अपराध माना जाएगा। और इस तरीके से यूसीसी के लाभ अगर हम देखें तो ये लैंगिक समानता बताती है, पुरुष के मुकाबले महिलाओं को भी सशक्त बनाने की बात करती है, उन्हें संपत्ति का अधिकार देने की बात करती है, तलाक और गुजारा भत्ते के समान और निष्पक्ष न्याय मिले इसकी बात करती है, एक राष्ट्र एक कानून की भावना विकसित करती है, साथ ही सरल कानून प्रक्रिया को बनाए रखने की बात करती है जिससे कि विवाद ना उलझे और धार्मिक भ्रम ना फैले। लेकिन इसके नुकसान भी हैं, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ेगा। कानून संविधान के द्वारा दिए गए धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता का जो मौलिक अधिकार है, जो 25 से 28 का है, उसका उल्लंघन माना गया है। भारत विविधताओं का देश है और यहाँ पर आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी रहते हैं जिनके अपने पारंपरिक रीति रिवाज हैं, उन पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। और सभी धर्मों के अपने पर्सनल लॉ भी हैं जिस पर सभी लोगों ने अपने अपने कानून बना रखे हैं, और इस तरह इस पर छेड़छाड़ करने का भी आरोप लग सकता है। लेकिन यूसीसी महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किसी एक समुदाय पे नहीं बल्कि सभी समुदायों पर इसे लागू कर रही है। इसलिए भारत सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा अपने अपने राज्यों में यूसीसी लागू करना, ये वहाँ की विधानसभाओं पर निर्भर करता है कि वो इसे कैसे लागू करेंगे। साथ ही इसे लागू करते समय महिलाओं की सुरक्षा को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए इसे आप बेहतर और अधिक लोगों को अपनाने की बात कही गई है, जिससे कि ये समस्या जो है खड़ी ना हो और सभी खुशी खुशी इसे अपना ले। इसी के साथ मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट कोई टॉपिक लेकर आऊँगा जिस पर हम चर्चा करेंगे। तो सभी के लिए महत्वपूर्ण रूप से उड़ान एकेडमी करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके और जीएस के टॉपिक चलाती है, जो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।